Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hammad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hammad. Environmental chemistry का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं जो वाटर से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने वो केमिकल रिएक्शन डिस्कस करे थे जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड थे। अब वाटर से रिलेटेड हम केमिकल रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन भी समझेंगे, अकरेंस भी समझेंगे कि वो जो हमारा ग्लोब है उस पर कितने परसेंट मौजूद है, इंसानों को प्रॉपरली पानी क्यों नहीं मिल पाता या अगर मिल पाता है तो कैसे मिल पाता है। ठीक है, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर कहा जाए कि अर्थ में मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा कंपाउंड मौजूद है, तो आप कहेंगे वाटर। अब ऐसा क्यों कहेंगे, ये बात आपको क्लियर होगी अकरेंस में जाके, जब हमें पता चलेगा कि पानी कितना अकर करता है। या पहले से कुछ बच्चों को ये बात पता ही होगी कि पानी जो होता है अर्थ का 1/3 पार्ट जो है वो ऑक्युपाई करते हैं, बाकी का जो रह जाता है जस्ट 1 पार्ट, उसमें कौन होता है, उसमें लैंड मौजूद होता है। ये वाली बातें किसी को पता भी होंगी जो हम अकरेंस में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा, हमने कहा भाई कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है ये। सही बात है, सबसे ज्यादा मौजूद है। पानी की कोई स्मेल होती है, कोई स्मेल नहीं होती, तो हम कहेंगे ये ऑर्डरलेस है। कोई कलर मौजूद होता है तो कोई कलर भी मौजूद नहीं होता, तो ये कलरलेस है, स्मेललेस है। ठीक है। अच्छा, पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये मोस्टली लोगों को याद होता है। पानी को देखो वाटर भी कहते हैं हम, एक्वा भी कहते हैं, एक्वा मैन भी देख रखा होगा आपने, जो पानी में इंसान रहता है ना। उसके अलावा केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो आपको हो गया H2O। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से एलिमेंट है वाटर की कंपोजिशन में उसको बनाने में, तो आपको भी सर हाइड्रोजन 2 टाइम होता है और ऑक्सीजन 1 टाइम होता है। इन्होंने बॉन्डिंग की हुई होती है, इन्होंने केमिकल रिएक्शन किया होता है जिसकी वजह से वाटर बना हुआ होता है। अच्छा, एक चीज और कि अगर कोई एक नॉर्मल इंसान पानी के बगैर कब तक जिंदा रह सकता है, तो बहुत आसान लफ्जों में वो सुना होगा ना आपने एक डायलॉग शाहरुख खान का, बिना रोटी के 4 हफ्ते, बिना पानी के 4 दिन, कुछ इस तरीके का डायलॉग है। तो बिना पानी के इंसान कितने दिन जिंदा रह सकता है, 4 से 5 दिन जिंदा रह सकता है बिना पानी के, लेकिन इसके बाद सरवाइव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट वाटर से रिलेटेड बातें समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अकरेंस। अकरेंस में मैंने आपको कहा कि कितना परसेंट हिस्सा जो है वो पानी ऑक्युपाई कर रहा है, 1/3 अर्थ की सरफेस का। अर्थ हमारा मौजूद है, उसके अगर समझ लें हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उसके 3 हिस्से जो उसके क्या मौजूद है, पानी मौजूद है, और बाकी का जो पार्ट रह गया उस पर कौन मौजूद है, लैंड मौजूद है। मैंने लिखा हुआ है कि 70% वाटर जो है वो ऑक्युपाई कर रहा है अर्थ की सरफेस को। अच्छा, ऑक्युपाई तो कर रहा है, लेकिन जो इतना सारा पानी मौजूद है ये सॉल्टी वाटर है। 97% पानी जो है वो सॉल्टी वाटर है, 3% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो जो फ्रेश वाटर है वो भी रिवर्स लाइक्स इसमें क्या हुआ है, स्टक हुआ है। तो हम तक जो पानी पहुंच पाता है वो 1% है, लेस देन 1%। ह्यूमंस तक लेस देन 1% फ्रेश वाटर पहुंच पाता है। इसी वजह से पूरे ग्लोब पर, हमारे पूरे अर्थ पर जो है वो प्रॉपरली जो है वो पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा, यही वजह है। अच्छा, ये तो कुछ बातें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। अब देखो पानी की इम्पोर्टेंस क्या है तो बहुत अच्छे से बताया अभी आपको, हमने कहा ना, शाहरुख खान ने भी बताया है क्या, कि बिना पानी के इंसान 4-5 दिन जो है वो जिंदा नहीं रह सकता, बिना 4-5 दिन। ठीक है। तो एक बात ये भी समझ में आ गई हमें, पानी जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है। उसके अलावा कुकिंग के लिए जरूरी है, वॉशिंग के लिए जरूरी है, बाथिंग के लिए जरूरी है, सैनिटेशन के लिए जरूरी है। सैनिटेशन मतलब कि आप बाथिंग में यूज कर रहे हैं, वॉशरूम में यूज कर रहे हैं जो पानी, वो सैनिटेशन में आ जाता है। तो एक वर्ड याद रख लीजिएगा कि सैनिटेशन में भी पानी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमारी जो बॉडी है इसमें कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, जैसे एक प्रॉब्लम होती है जो जिसके घर पे शुगर पेशेंट्स होंगे, अल्लाह ना करे, तो उन्हें पता होगी ये बात, लेकिन अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आपको तब भी पता होगी। डायलिसिस एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, हमारे ब्लड में वेस्टेज आ जाता है, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बीमारी कहलाती है डायलिसिस। ठीक है। तो अब उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, वो डायलिसिस का अमल करने के लिए भी हमें किस चीज की जरूरत होती है, हमें पानी की जरूरत होती है। ठीक है। तो एक बात ये हो गई कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में हमने कुछ बातें डिस्कस करी। उसके बाद हमने कहा कि डायलिसिस करने के लिए, मतलब ब्लड से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। उसके अलावा हमारे जितने बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। उसके अलावा अगर कोई इंसान पानी नहीं पी रहा 4 से 5 दिन तक, 3 दिन तक पानी नहीं पिया, तो उसे क्या हो जाएगी बीमारी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिसे फैटिग भी कहते हैं, FATIGUE। ठीक है, डिहाइड्रेशन की बीमारी हो जाएगी।
तो पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इन सब बातों से हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ऑन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में हम कुछ बात तो कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं हम? प्रॉपर्टीज कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, स्मेललेस है, ठीक है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। उसके अलावा पीएच लेवल का बात करें, जिससे पीएच लेवल से हमें एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल होना पता चलता है। तो वाटर की पीएच लेवल 7 होती है, मतलब वाटर न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है। अगर आप पीएच मीटर जो होता है हमारा, पीएच पेपर जो होता है, आप उसको जो है लिटमस पेपर, उसको इसमें डिप करें वाटर में, तो उससे क्या होगा? वो न्यूट्रल ही रहेगा, जैसे कंडीशन में वैसे ही रहेगा। उसके अलावा अगर आप इसको फ्रीज करना चाह रहे हैं तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे, ये फ्रीज हो जाएगा। आप बॉईल करना चाह रहे हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है बॉईल हो जाता है। उसके अलावा ग्रेट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो होता है जो अपने अंदर किसी को डिसॉल्व कर ले। तो मोस्टली आपने सुन रखा है कि हम ज्यादातर चीजें जो पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, पानी में एबिलिटी होती है, पानी की नेचर पोलर होती है। अब पोलर क्यों होती है, कैसे होती है, डिस्कशन हमारा बात का है, लेकिन अगर आपने क्लास 9th में ठीक से पढ़ा होगा तो आपको तब भी पता होगा। खैर, तो सॉल्वेंट अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं किस तरह के मॉलिक्यूल्स को? जो पोलर इन नेचर रखते होंगे उन्हें भी, जो आयोनिक इन नेचर होंगे उन्हें भी। तो इसीलिए इसे ग्रेट सॉल्वेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा कैपिलरी एक्शन, अच्छा इस बात को जरा समझिएगा, कैपिलरी एक्शन क्या है? कैपिलरी एक्शन पॉसिबल हो सकता है वाटर की वजह से। अब ये क्या एक्शन है? तो एक बात हमने सुन रखी है कि हम अगर पौधे जो होते हैं, बड़े बड़े पौधे जो होते हैं, दरख्त, उन्हें हम पानी नहीं देते, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहते हैं और पानी उन तक पहुंचता है। तो आपको भी सर आसान है ना, वो जमीन से पानी खींच लेते हैं, वो अपनी रूट्स के जरिए पानी को नीचे से ऊपर खींच लेते हैं। ये मैकेनिज्म कहलाता है कैपिलरी एक्शन का। और ये सलाहियत पानी में मौजूद होती है कि वो रूट्स के जरिए जो है नीचे से सक हो सकता है और वहां लीव्स तक पहुंच सकते हैं। हाँ, पहुंचा ट्रीज ही रहे, बट वाटर में ये एबिलिटी है, इस वजह से हम कहते हैं कि कैपिलरी एक्शन भी पॉसिबल हो सकता है वाटर की वजह से। तो आई थिंक सो ये सारी बातें जो अभी तक हमने करी वो आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, कंपोजिशन की बात करें, अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें हैं, ठीक है। ये सब बातें जो मैंने बताई हैं तो इजी थी, आप रीड करते बुक आपको समझ आती थी और आती भी होंगी पहले से। खैर, लेकिन कंपोजिशन को अब जरा समझते हैं। वाटर की कंपोजिशन, H2O वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें किस कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने टाइम? 2 टाइम, ऑक्सीजन 1 टाइम। अब जरा इस बात को मैं और डिटेल में बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन जो है हमारा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 8, 1 2 3 4 5 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में मौजूद है। उसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो हो ये रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर का मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है, तो आप सिंपली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। उसके अलावा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर ये नहीं पता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो क्लास 9 चैप्टर 3 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैंने वीडियो बनाई थी, वो जाकर देख लो ताकि क्लियर हो जाए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आसान लफ्जों में इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच सकता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव पार्शियल चार्ज आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ज्यादातर, ठीक है, बनाया हुआ कोवेलेंट बॉन्ड है, मुकम्मल तौर पे नहीं दे रहा, लेकिन ज्यादातर इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं इस पर आएगा पॉजिटिव पार्शियल। तो आसान लफ्जों में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादातर अपनी तरफ खींच के रखेगा। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन खींचा रहेगा। तो ये बात मैं ऐसे भी समझाता हूँ कि सपोज दैट एक मोबाइल है, जो 2 भाई बहन है, एक 15 साल का है, एक 8 साल का है, ठीक है। अम्मी ने कहा कि 4 घंटे तुम इस्तेमाल करना, 4 घंटे तुम इस्तेमाल। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, इतने लंबे टाइम के लिए दे दे, लेकिन चलो मान लो मोबाइल दिया बड़े बहन को, बड़े भाई को, और कहा कि भाई 8 घंटे के लिए मैं दे रही हूँ, 4 घंटे तुम, 4 घंटे तुम इस्तेमाल कर लो। अब होगा क्या? जो पावरफुल है, जो 15 साल वाला है, भाई है या बहन, वो क्या करेगी? 6 घंटे खुद इस्तेमाल करेगी और 2 घंटे के लिए छोटे वाले भाई को दे देगी। ऐसे ही होगा ना, तो 6 घंटे के लिए खुद इस्तेमाल किया, 2 घंटे के लिए, क्यों? उसकी पावर ज्यादा है। तो आसान लफ्जों में, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये कहेगा मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रहा हूँ, पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ज्यादातर मेरी तरफ खिंच के रहेगा, इसीलिए इसमें नेगेटिव पार्शियल आ रहा है। पार्शियल क्यों आ रहा है? ये पार्शियल इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ है, वो बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन उसमें थोड़ा सा पार्शियल, मतलब थोड़ा लिटिल कैरेक्टर किसका होगा? आयोनिक कैरेक्टर होगा।
तो इस वाली बॉन्डिंग को कहते हैं आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर दो ऐसे एटम रिएक्ट करें जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा फर्क हो, तो फर्क होने की वजह से हम कहते हैं कि उन पर चार्जेस आ जाते हैं, और अगर चार्जेस आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये पोल्स बन गए, हम कहते हैं ये पोल्स बन गए, ठीक है। इसी वजह से इस तरह के मॉलिक्यूल को कहते हैं हम पोलर। अब इनकी नेचर जो होती है ना, वो डिपेंड करती है कि इसमें सॉल्यूट कौन सा डिसॉल्व हो रहा है। अब अगर इसमें हम ऑयल को डिसॉल्व करवाना चाहें, पानी में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पानी पोलर नेचर रखता है। पोलर क्यों रखता है अब आपको समझ आ गया होगा। अगर ऑयल नॉन पोलर नेचर रखता है और वो उसमें डिसॉल्व होना चाहे तो वो डिसॉल्व नहीं करेगा। हाँ, क्या डिसॉल्व हो सकता है इसमें? आयोनिक नेचर रखने वाला सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड बनाया हुआ होता है, उसकी नेचर कैसी है, ना पोलर है ना नॉन पोलर है, आयोनिक है। वो क्या करेगा, वो भी डिसॉल्व हो जाता है इसमें, ठीक है। तो वाटर की एबिलिटी है कि ये आयोनिक मॉलिक्यूल को भी डिसॉल्व कर सकता है और उसके अलावा पोलर मॉलिक्यूल जो होगा उसे भी, और नॉन पोलर को डिसॉल्व इसलिए नहीं करता क्योंकि इन दोनों की नेचर डिफरेंट होती है, आसान लफ्जों में। अच्छा, तो कंपोजिशन आई थिंक सो बात समझ में वाली आ रही है। उसके अलावा नेक्स्ट आगे क्या बात कर सकते हैं हम? स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली हमने, और थोड़ी सी और कर लेते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा भाई देखो, ये तो एक बात हमने कर ली कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, पोलर इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होता है, नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल आ जाता है, इनकी सब बातें तो हमने कर ली, ठीक है। स्ट्रक्चर को आपको इसका समझ में आ गया। अच्छा, एक एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान कितने डिग्री जो है वो एंगल बना हुआ होता है, तो 104.5, ठीक है। ये डिग्री का जो है वो हमारा एंगल बना हुआ होता है, तो इस वाली बात को भी आपने याद रखना है। उसके अलावा अब जो मैं बात बताने लगा हूँ वो जरा अच्छी खास और इम्पोर्टेंट सी बात है। क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ मैं उसको इतनी ज्यादा, इस बात को समझिएगा। अब मैं कह रहा हूँ भाई एक गिलास पानी है, अब एक गिलास पानी तो मौजूद है, ठीक है। तो उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल होगा नहीं, उसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे ही है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर दो चार बनाने की, ठीक है, ताकि आपको मैं कॉन्सेप्ट जो है वो समझा सकूं। मैंने यहाँ पर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिए। अच्छा, अब वाटर मॉलिक्यूल्स पे एक बात तो अच्छे से पता है आपको, क्या होती है? पार्शियल्स होंगे, नेगेटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, ठीक है। जो बात अभी पढ़ाई थी वही लिख रहा हूँ। पॉजिटिव पार्शियल, नेगेटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, नेगेटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, नेगेटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल। तो अब मैंने ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से क्यों बनाए हैं, इस बात को समझते हैं। तो देखिए, बात को समझिएगा। ये जो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन को कंसीडर कर लेते हैं फिलहाल। इस पॉजिटिव चार्ज पे पार्शियल क्यों है इस पे? क्योंकि इससे बॉन्ड बनाया हुआ है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचा चला जा रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। तो मुझे ये बताना है कि इस नेगेटिव के और इस पॉजिटिव के दरमियान कोई अट्रैक्शन होगी? तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्जेस आते हैं तो उन दोनों के दरमियान हमेशा अट्रैक्शन होती है, और पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के सामने होंगे तो उनके दरमियान क्या होगी? रिपल्जन होती है। तो यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, जो वाटर में मौजूद होती है। वाटर के मॉलिक्यूल इतनी क्लोज क्यों है? इस वजह से एक वजह ये भी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अट्रैक्शन रखने की वजह से बॉन्डिंग कर रहे हैं। कौन सी बॉन्डिंग कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो ये हाइड्रोजन की इस ऑक्सीजन से हो गई, इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग जो है वो इस हाइड्रोजन से हो गई, ठीक है, इससे हो गई। इस तरीके से इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इससे हो गई, इस हाइड्रोजन की इस ऑक्सीजन से। तो आई थिंक सो अब समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ डॉट 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 नजर आ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, क्योंकि उस पर नेगेटिव पार्शियल है। तो अपने मॉलिक्यूल से नहीं, अपना जो मॉलिक्यूल है उसकी बात नहीं कर रहा, अपने मॉलिक्यूल के अलावा जो मॉलिक्यूल हैं उन पे अपोजिट चार्जेस जहां है वहां उन्हें अट्रैक्शन फील हो रही है, और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी कहलाती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती है।
तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है ये अर्थ पर, ठीक है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, केमिकल फॉर्मूला H2O है, 4 से 5 दिन तक इंसान सर्वाइव कर सकता है बिना पानी के, उसके बाद उसकी डेथ हो सकती है। उसके अलावा अकरेंस में हमने पढ़ा कि दुनिया के अगर 4 हिस्से कर दिए जाएं, जिसमें से 3 हिस्से जो है अर्थ के उस पर पानी मौजूद है और एक हिस्से पर जमीन मौजूद है, मतलब 70% पानी जो है वो पानी ने घेर रखा है जमीन को, और उसके अलावा 1% सॉरी, हाँ, एक पार्ट जो है उसका, 3 पार्ट जो है वो पानी ने घेर रखे हैं, और जो एक पार्ट है वो जमीन ने घेर रखा है। 70% पानी मौजूद है और 30% जमीन मौजूद है, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। उसके अलावा पानी जो है अगर हम कहें कि 97% सॉल्टी वाटर है, तो उसमें से 3% फ्रेश वाटर है, और लेस देन 1% जो है वो ह्यूमंस तक पहुंचता है। इसी वजह से ग्लोब पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। उसके अलावा इंपॉर्टेंस में पढ़ा हमने, इंपॉर्टेंस तो बहुत सारी है, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, सैनिटेशन, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि ब्लड में जो टॉक्सिन्स आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें रिमूव करने के लिए भी पानी इस्तेमाल होता है, जिसको हमने कहा कि डायलिसिस में डिहाइड्रेशन, अगर पानी किसी में कमी हो जाए, फैटीग एक डिजीज होती है जो कॉज कर जाए, तो उससे भी निकलने के लिए हमें इसकी जरूरत है। उसके अलावा लोगों को टाइफाइड हो जाता था, डायसेंट्री हो जाता था खराब पानी पीने की वजह से, लेकिन अगर ट्रीटेड वाटर पिया जाए तो क्या है कि इंसानों को वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और उसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंस है पानी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, न्यूट्रल होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसपे फ्रीज हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल हो जाता है। ग्रे सॉल्वेंट है क्योंकि ये आयोनिक और पोलर नेचर रखने वाले सॉलिड्स को डिसॉल्व कर लेता है। उसके अलावा कैपिलरी एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ये एबिलिटी है इसके अंदर के रूट्स के जरिए पानी जो है वो दरख्त अपने तक पहुंचाते हैं, तो ये एक्शन क्या कहलाता है? कैपिलरी एक्शन कहलाता है, पानी को सक करने की एबिलिटी, ठीक है। और पानी में ये एबिलिटी इसी वजह से उसे सक कर पाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने कहा कंपोजिशन। कंपोजिशन में इसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। कौन सी बॉन्डिंग करी हुई है? कोवलेंट बॉन्डिंग करी हुई है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, इस वजह से दोनों पे चार्जेस आ जाते हैं, जो बताते हैं कि ये कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है? आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तो है, बट उसमें कैरेक्टर कौन सा है? आयोनिक कैरेक्टर है उसमें। तो इस वजह से नेगेटिव पार्शियल और पॉजिटिव पार्शियल है, पार्शियल, लिटिल, थोड़ा, स्लाइटली, ये सब वर्ड हम यूज कर सकते हैं इस साइन के। अच्छा, तो कोवलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक कैरेक्टर, ये बात हमें समझ में आ रही है, स्ट्रक्चर हमें समझ आ रहा है। हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन कितना एंगल बना हुआ है? 104.5 डिग्री जो है वो एंगल बना हुआ है। स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली, पोलर नेचर क्यों रखता है, कैसे रखता है, उसके बारे में बात कर ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात कर ली। अब एक चीज लास्ट, और इस बात को जरा समझते हैं कि हमने एक बात पढ़ रखी है कि हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं, सही बात है। अब जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो किस तरीके से डिसॉल्व होता है, जरा इस बात को भी समझते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो आयोनिक इन नेचर है। जब उसे हम पानी में डिसॉल्व करवाएंगे तो उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं लिखता हूँ भाई, सोडियम क्लोराइड पानी में डाला हमने H2, अब क्या होगा? वो एक्वस कंडीशन में आ जाएगा। सोडियम क्या होगा? आयन बन जाएगा। कौन सा आयन? प्लस, कैटाइन बन गया। क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन बन गया, ठीक है। अब यहाँ मैं कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, HOH, HOH, ये कुछ मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिया। अब होता क्या है कि जैसे सोडियम ब्रेक होकर आया, सोडियम पर क्या चार्ज है? सोडियम पर प्लस चार्ज है। अब इससे अट्रैक्शन कौन रखेगा? तो आप आसान लफ्जों में बता सकते हैं, सर क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव पार्शियल, इस पर भी नेगेटिव पार्शियल, इस पर भी नेगेटिव पार्शियल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? इससे अट्रैक्शन शुरू कर देंगे, और इस तरीके से 6 वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ आ जाएंगे। अब 6 कैसे आ जाएंगे देखें, अगर ये हमारे पास मौजूद है सोडियम, तो 1, 2, 3 एंड 4 हो गए, ठीक है। एक आगे से 5 एंड एक लास्ट से 6, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल जो वो एक सोडियम आयन के आसपास आ जाएंगे। जिस तरीके से सोडियम के साथ सलूक होगा उसी तरीके से सेम इसके साथ सलूक होगा क्लोरीन के साथ। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इसकी तरफ भी अट्रैक्शन होगी। अब ये बात समझनी है हमें कि इसकी तरफ अट्रैक्शन को रखेगा कौन? क्लोरीन पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। उसके अलावा अब इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्शन रखने का काम किसका होगा? हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का क्यों होगा? आसान लफ्जों में, ऑक्सीजन सोडियम से जो है वो अट्रैक्शन क्यों रख रहा था, उसकी वजह आसान लफ्जों में ये थी, चार्जेस। तो यहाँ पर भी यही वजह है।
और हाइड्रोजन पे क्या जाता है, पॉजिटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल। तो ये क्या होगा, इससे अट्रैक्शन रखेंगे क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है और इन पर खुद पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट पे अट्रैक्शन होती है। तो जब नमक पानी में डिसॉल्व होता है तो वो किस तरीके से डिसॉल्व होता है, सोडियम क्लोराइड ब्रेक होता है सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव आयन में। जब ब्रेक हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से उनसे अट्रैक्शन करते हैं, तो ये बात आपको अब समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ वाटर में क्या पढ़ रहे हैं हम, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में। अब नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि एक सॉफ्ट वाटर एक हार्ड वाटर। आप कहोगे सर पानी तो सॉफ्ट ही होता है, हार्ड कब होता है, तो इम्प्यूरिटीज की बेस पे डिसाइड करेंगे हम, ठीक है। तो आसान लफ्जों में, बिल्कुल आसान डेफिनेशन जो सॉफ्ट वाटर की, हार्ड वाटर की, वो ये है कि पानी में आपने सोप जो होता है साबुन, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करी और झाग बन गया, तो आप कहेंगे सर झाग बन गया इसीलिए जो पानी था वो सॉफ्ट वाटर है, क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटीज इतनी कम है जिसकी वजह से उसने झाग को बनने दिया। पर कुछ पानी ऐसा होगा जो खारा पानी कहूँ मैं, आप उसमें साबुन से झाग बनाने की कोशिश करो लेकिन झाग नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो आप समझ जाइए कि जो पानी है उसमें कुछ ऐसी चीजें मौजूद है, कुछ ऐसी इम्प्यूरिटीज हैं जो झाग बनने नहीं दे रही। तो सॉफ्ट वाटर विच कैन प्रोड्यूस लेथर विथ सोप, लेथर मतलब कि झाग, ठीक है। सोप वाटर विच कैन प्रोड्यूस लेथर विथ सोप, सोप के साथ जो है वो झाग प्रोड्यूस करेगा। हार्ड वाटर विच कैन नॉट प्रोड्यूस लेथर विथ सोप, जो पानी जो सोप के साथ जो है झाग वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इतनी बात तो समझ में आ रही है। अच्छा, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं कहूंगा आपको दो एलिमेंट्स के नाम याद कर लो। एक है आपका कैल्शियम और एक मैग्नीशियम, इन दोनों को याद कर लो। कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम, कैल्शियम मैग्नीशियम। आई थिंक अब जहन में आ गए होंगे, दो एलिमेंट जहन में रखो बस। अच्छा, सॉफ्ट वाटर विच कैन प्रोड्यूस लेथर विथ सोप, हार्ड वाटर विच कैन नॉट प्रोड्यूस लेथर विथ सोप, ये बात समझ में आ गई। तो हार्ड वाटर में इम्प्यूरिटीज होंगी, सॉफ्ट वाटर में भी इम्प्यूरिटीज होती हैं। सॉफ्ट वाटर में इतनी कम इम्प्यूरिटीज होती हैं जैसे कि हम कहेंगे कि 16.1 मिलीग्राम पर लीटर। हर लीटर में अगर 16.1 मिलीग्राम पर लीटर मौजूद है इम्प्यूरिटीज, तो हम उसे कंसिडर करेंगे कि ये ना होने के बराबर है, ठीक है, ये झाग बनने देता है, कोई मसला नहीं करता, ठीक है। तो ये सॉफ्ट वाटर हो गया। उसमें आपसे पूछा जाए कि इम्प्यूरिटीज होती है या नहीं होती, तो आप कहेंगे होती है। कितनी होती है, 0 से 16.1 मिलीग्राम पर लीटर तक इम्प्यूरिटीज मौजूद होती हैं। अगर इससे ज्यादा होंगी तो वो हार्ड वाटर बनना शुरू हो जाता है। मॉडरेट हार्ड वाटर, वेरी हार्ड वाटर टाइप्स होती हैं। खैर, तो ये झाग बनने में प्रॉब्लम नहीं करती। अगर हार्ड वाटर की बात करी जाए तो इसमें कितनी इम्प्यूरिटीज होती है, 120 मिलीग्राम पर लीटर से लेके 160 कह देते हैं, 160 मिलीग्राम पर लीटर। और अगर इससे ज्यादा होंगे तो हम उसे हार्ड वाटर नहीं, वेरी हार्ड वाटर कहते हैं। तो इसमें भी इम्प्यूरिटीज मौजूद है और इसमें भी इम्प्यूरिटीज मौजूद है। अब नेक्स्ट आगे बात समझनी है हमें। हार्ड वाटर में हार्डनेस जो है, जो उसमें ऐसी क्वालिटी है कि वो झाग बनने नहीं दे रही, वो क्या है उसका समझते हैं। वो हार्डनेस की वजह क्या बन रही है, हार्डनेस की वजह जो बन रही है वो इम्प्यूरिटीज है। वो इम्प्यूरिटीज क्या करती हैं, पानी को हार्ड बना देती है। अब दो टाइप की हार्डनेस बनाती हैं, क्या क्या बनाती हैं, एक टेम्पररी हार्डनेस, मतलब कि ऐसी हार्डनेस जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। टेम्पररी का मतलब होता है आर्जी तौर पर, थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पर। और एक होता है परमानेंट, परमानेंट मतलब मुस्तकिल, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस। तो ये दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्पररी और परमानेंट। अच्छा, परमानेंट वर्ड सुन के बच्चों को लगता है सर ये हार्डनेस क्या जा ही नहीं सकती, नहीं ये भी जा सकती है, इसको भी रिमूव करते हैं। क्या तरीका होता है, कैसे करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। अच्छा भाई, टेम्पररी हार्डनेस की बात कर रहे हैं अगर, तो मैंने आपको दो एलिमेंट याद कराए थे, वो जहन में रखने हैं आपने, ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस की बात कर रहे हैं अगर हम, तो टेम्पररी हार्डनेस की वजह बनते हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स का क्या केमिकल फॉर्मूला है, CO3। एक बात ही आपको याद रखनी है, परमानेंट हार्डनेस की वजह जो है वो कौन से बनते हैं, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, ये वजह बन रहा है। मैंने आपको फिर से रिपीट करा रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में हार्डनेस टेम्पररी भी होती है और परमानेंट भी होती है। कितनी इम्प्यूरिटीज होंगी, 120 मिलीग्राम से 160 मिलीग्राम पर लीटर तक। हार्डनेस दो टाइप की होंगी, एक टेम्पररी होगी और एक परमानेंट होगी, ये बात हमने कर ली। मैंने कहा टेम्पररी हार्डनेस की वजह कार्बोनेट्स बनते हैं, परमानेंट हार्डनेस की वजह सल्फेट्स और क्लोराइड्स बनते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टेम्पररी हार्डनेस की वजह कार्बोनेट्स तो बनते हैं,
बट कार्बोनेट किसके साथ लिंक में होंगे उधर, ये बात को समझना है आपको। जब पानी का ड्रॉप नीचे गिर रहा है, सपोज दैट बादल हमारे मौजूद है, ठीक है, पानी का ड्रॉप नीचे गिर रहा है, तो पानी का केमिकल फॉर्मूला तो H2O ही होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, ये भी पता है। तो पानी का ड्रॉप ऊपर से नीचे गिर रहा है, बीच में से कार्बन डाइऑक्साइड मिली, पानी ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लिया, मतलब H2CO। देन फिर वो जब जमीन में आया तो जमीन में उसे क्या मिलेगा, जमीन में उसे मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिल रहा है उसे। ऐसे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता, लेकिन अगर पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर ले और फिर इससे रिएक्ट करना चाहे तो वो रिएक्शन हो जाता है। तो अब बात को समझते हैं कि जो टेम्परेरी हार्डनेस बनती है पानी में वो क्यों बनती है। तो सिंपली बात समझिएगा, ऊपर से पानी गिर रहा है, फॉल डाउन हो रहा है पानी का ड्रॉप, ठीक है, उसे रास्ते में एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली। हमने कहा ठीक, बिल्कुल बात, पानी को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिल गई। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जमीन तक जब पहुंचा तो जमीन में उसे कार्बोनेट्स मिले, कौन से कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट अगर मिले, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलने से वो एक इम्प्यूरिटी में जो है वो बन गया, इम्प्यूरिटी आ गई उसमें, उस पानी में इम्प्यूरिटी आ गई। कैसी इम्प्यूरिटी आ गई, इसको समझिएगा जरा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। आसान लफ्जों में इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से। मैंने कहा मैंने पानी लिया और उसमें मैंने मिट्टी शामिल कर दी, अब मैं कह रहा हूँ उस मिट्टी को निकाल दो उसमें से, तो आप कहोगे सर सही है, फिल्टर पेपर रखा, सिंपल निकाल दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ पानी में नमक डिजोल्व हो गया और उसे फिल्टर पेपर की मदद से निकालो, तो आप कहोगे सर पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना पॉसिबल, आप फिल्टर पेपर के जरिए अगर निकालना चाहो। हाँ, दूसरे प्रोसीजर्स हैं, सेंट्रीफ्यूज, डिस्टिलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वो सब एक अलग बात है। आसान लफ्जों में पानी में अगर नमक मौजूद है, मतलब कि कोई ऐसी चीज मौजूद है जो उसमें डिसॉल्व हुई है, आप उसे फिल्टर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि पानी में एक इम्प्यूरिटी आ गई है। कैसी इम्प्यूरिटी आई, पानी का ड्रॉप था, वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा, कार्बोनिक एसिड बना, जमीन में गया, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा, तो अब वो एक ऐसी इम्प्यूरिटी बन चुका है जो पानी में सॉल्यूबल है, पानी में डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्यूबल है। अब उसको कैसे निकाला जाए ये हम पढ़ेंगे, लेकिन वो इम्प्यूरिटी बनी कैसे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पानी का मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस हो तो वो डिसॉल्व हो जाता है, और क्या इम्प्यूरिटी बना लेता है, वो बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और सेम इक्वेशन मैंने आपको दो एलिमेंट याद करने के इसलिए कहा था, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम लिख दूं, ठीक है, ये पूरी इक्वेशन वैसे ही रहेगी, इक्वेशन भी आपको याद हो जाएगी। तो आसान लफ्जों में आपको हार्ड वाटर क्या होता है पता चल गया, हार्डनेस कितने टाइप्स की होती है ये पता चल गया। टेम्पररी हार्डनेस की वजह क्या बनती है, कार्बोनेट्स बनते हैं। कौन कौन से एलिमेंट मैंने बताया आपको, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब कार्बोनेट्स को आप कैल्शियम के साथ भी पढ़ें और मैग्नीशियम के साथ भी पढ़ें। कैल्शियम के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व कैसे होते हैं, तो पानी का ड्रॉप ऊपर से नीचे गिरा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा, उसके बाद वो जमीन तक पहुंचा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया तो वो कौन सी इंप्यूरिटी बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा ठीक है। और अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला तो क्या होगा, वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये दो ऐसी इंप्यूरिटीज है, ये दो ऐसी इंप्यूरिटीज है जो टेम्पररी हार्डनेस की वजह बनती है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि इन इंप्यूरिटीज को रिमूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो आसान तरीका है इनको रिमूव करने का। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये बनी कैसे, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा इन टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो आपको सिंपली याद रखना है बॉइलिंग मेथड। टेम्पररी हार्डनेस को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको सिंपल आसान तरीका जो याद रखना है, बॉइलिंग का याद रखना है। अब देखिए, मैंने अभी आपको एक इंप्योरिटी पढ़ाई जो टेम्पररी हार्डनेस की वजह बन रही थी, जिसका फॉर्मूला कुछ यूं था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसी तरीके से था। अब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आप इसको बॉइल करें पानी को, और बॉइल करने से क्या होगा, वो इंप्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो आप कहोगे सर ये तो पानी में सॉल्युबल थी। तो देखो बात समझना, अगर मैं इसे बॉइल करूंगा, अच्छा ये जो सैंपल बनाया मैंने ये कहलाता है एंथैल्पी, मतलब कि मैं हीट दे रहा हूं ना, तो इस बात को मैं इस तरीके से शो कर रहा हूँ, ठीक है, चेंज इन हीट इस तरीके से। अच्छा, जब इसे टेम्परेचर देंगे तो ये किस में डिवाइड होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा,
रिलीज हो जाएगी प्लस वाटर बना देगा। अब क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल नहीं है पानी में, तो इसको हम इजीली जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, अब ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता तो मतलब ये सॉल्युबल नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसको हम रिमूव क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल था, पानी में ये सॉल्युबल हो गया था, इसी वजह से तो इसे निकाल नहीं पा रहे थे। हमने टेम्परेचर दिया बॉईल करने के लिए, जब ये डिवाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, तो हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्युबल नहीं है, इसी वजह से हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि बाय बॉइलिंग हम टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं। टेम्परेचर देते हैं, वो डिवाइड हुआ, डिवाइड हो गया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, अगर रिलीज हो गई कार्बन डाइऑक्साइड देन फिर कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है पानी में, इसीलिए इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल था। अच्छा भाई, ये तो हो गई टेम्परेरी हार्डनेस में हमने फर्स्ट बात पढ़ ली, बाय बॉइलिंग जो है वो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, टेम्परेरी हार्डनेस में हार्डनेस की वजह इंप्योरिटी बनती है कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट CO3 आपको याद रखना है, दो एलिमेंट याद कराए थे वो भी याद रखना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको याद हो गया। पानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है फिर कैल्शियम कार्बोनेट से, तो वो बना लेता है एक ऐसी इंप्योरिटी जो पानी में सॉल्युबल है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। पानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराता है, तो वो एक ऐसी इंप्योरिटी बना लेता है जो पानी में सॉल्युबल है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इतनी बात समझ आ गई। अब इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, इसको रिमूव करने का आसान तरीका यही था कि इसे बॉईल कर दिया जाए। जब आपने इसे बॉईल करा तो ये डिवाइड हो गया, एक ऐसी स्पीशी में कन्वर्ट हो गया जो पानी में सॉल्युबल नहीं थी। उसके अलावा स्लैकलिन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं इसे, स्लैकलिन भी कह सकते हैं। बाय यूजिंग स्लैकलिन मेथड अगर आ जाए टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं, तो सिंपली आपने टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर जो है उससे रिमूव करने के लिए आपने स्लैकलिन यूज करा। स्लैकलिन क्या करता है, इस जो इम्प्योरिटी पानी में सॉल्युबल थी उसे ऐसी इम्प्योरिटी में कन्वर्ट करता है जो पानी में सॉल्युबल नहीं, और फिर आप इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था टेम्परेरी हार्डनेस के बारे में। अब परमानेंट हार्डनेस के बारे में, तो मैंने आपको दो एलिमेंट याद कराए हैं ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो फिलहाल वो याद करें। और भी वजह होते हैं लेकिन सिर्फ अभी ये दो ध्यान में रखें। अच्छा, इंप्योरिटीज की वजह, हार्डनेस की वजह क्या, कौन सी इंप्योरिटी बनती है, मैंने बताया आपको, सल्फेट्स और क्लोराइड्स। ठीक है, सल्फेट्स हो सकते हैं SO4 और क्लोराइड्स हो सकते हैं। अब क्या करना है हमें सिंपली, कैल्शियम था, कैल्शियम को हम कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, हार्ड वाटर में मिलेंगे। हम कहेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट्स। ये दोनों अगर आपको नजर आ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर कौन सी इंप्योरिटी मौजूद है। आप समझ जाएंगे यहाँ पर इंप्योरिटी जो मौजूद है वो परमानेंट हार्डनेस की वजह बनती है। बात समझ में आ रही है। कार्बोनेट्स टेम्परेरी हार्डनेस के लिए, और अगर हम बात कर रहे हैं परमानेंट हार्डनेस की, तो वहां आसान लफ्जों में हम कहेंगे कि सल्फेट्स और क्लोराइड्स इसके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम। हार्डनेस दो टाइप की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी पढ़ लें हम, फिर परमानेंट हार्डनेस भी पढ़ेंगे। टेम्परेरी हार्डनेस की वजह बनती है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होती हैं, CO3। कार्बोनेट्स किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करी हुई होंगी, ये मैंने आपको बताया, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, क्वांटिटी इनके बारे में हमने बात करी। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेरी हार्डनेस की जो वजह बन रही है इम्प्योरिटीज, वो वजह कैसे बन रही है और उसके अलावा उन्हें रिमूव कैसे कर सकते हैं, इस बारे में जरा देख लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो मैंने आपको कहा कि टेम्परेरी हार्डनेस की वजह बन रही है वाटर मॉलिक्यूल जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, पानी का ड्रॉप गिर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लिया, उसके बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट से जमीन में या तो इंटरेक्ट करेगा या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट से इंटरेक्ट करेगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट से इंटरेक्ट कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट देखो पानी में सॉल्युबल नहीं होती, पानी में सॉल्युबल नहीं होती, लेकिन यहां पर बीच में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, इस वजह से ये इसमें डिसॉल्व हो जाती है और फिर कौन सी इंप्योरिटी बना देती है, ऐसी इंप्योरिटी जो सॉल्युबल है पानी में। ठीक है, अब एक चीज पानी में सॉल्युबल है उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट से करें तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बना लेगा और ये भी सॉल्युबल है पानी में। ठीक है, अच्छा, अब इसे अगर रिमूव करना चाह रहे हैं, अब इसे हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, बाय बॉइलिंग। या तो आप बॉइल कर दें इसे तो ये जो है रिमूव हो जाएगी। कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक ऐसी इंप्योरिटी जो पानी में सॉल्युबल है, उसको अगर हम टेम्परेचर दें, हीट करें, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बन के रिलीज हो जाएगी।
अब ये वाटर मॉलिक्यूल इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके अलावा बाय यूजिंग स्लैकलिंग, अगर स्लैकलिंग इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये लिखा हुआ CaOH2, ये जब इंटरेक्ट करता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसी इम्प्यूरिटी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं वो बन जाती है और वाटर बन जाती है। ये दोनों इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से हम कैल्शियम कार्बोनेट को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट परमानेंट हार्डनेस को समझते हैं। टेम्पररी हार्डनेस कैसे होती है, कैसे रिमूव होती है, इस बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। हार्ड वाटर कब कहलाती है? जब वो लेथर प्रोड्यूस नहीं करे सोप के साथ। एक बात तो ये हो गई थी। उसमें इम्प्यूरिटीज कितनी क्वांटिटी में मौजूद होंगी? तो 120 से हमने कहा 160 मिलीग्राम तक पर लीटर में मौजूद अगर इम्प्यूरिटीज हैं तो हम उसे कंसिडर कर रहे होते हैं हार्ड वाटर, और वो लेथर भी प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये सब बातें तो हमने पढ़ी। उसके बाद मैंने आपको कहा कि दो एलिमेंट्स आपने याद रखने हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम। ऐसे ही कहा था हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस के लिए मैंने आपको कहा था कि कार्बोनेट्स इंप्यूरिटीज आपने याद रखी होंगी, तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट उसके अलावा अब मैं आपको कह रहा हूँ कि सल्फेट्स आपने याद रखने हैं, क्लोराइड्स याद रखने हैं, SO4 और Cl2 याद रखने हैं। अब मैं कहूंगा कि वही दोनों एलिमेंट्स, उन दोनों के साथ आपने ये एलिमेंट्स पढ़ने में हमने लिख रखे हैं सल्फेट्स, ठीक है। अब इम्प्यूरिटी याद कराने का आसान तरीका क्या है? दो एलिमेंट्स याद कराए थे, ठीक है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं कैल्शियम सल्फेट और फिर पढ़ रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। देन हम कह रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड, फिर हम कह रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये जो इम्प्यूरिटीज हैं ये किसकी वजह बन रही होती है? परमानेंट हार्डनेस की वजह, ठीक है। अब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का क्या तरीका है? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का आसान तरीका यह है कि यूजिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक में है ना, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, या फिर रिमूव परमानेंट हार्डनेस बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। तो आपने ये टॉपिक इक्वेशन लिखनी होगी। इस इक्वेशन को समझना बहुत आसान है। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3, Na2CO3। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। Na2CO3 किसका केमिकल फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा का। तो आई थिंक आपके जहन में आ गया होगा सर वॉशिंग सोडा Na2CO3, ये मौजूद है फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का। तो मैं कह रहा हूं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करना होगा। परमानेंट हार्डनेस की वजह क्या बनती है? इम्प्यूरिटी, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट बनती है। ये वजह अगर बन रही है, ये लिखी भी दिख गया आपको, एक्वस कंडीशन में अगर ये मौजूद है, तो आप समझ जाओगे कि सर ये पानी जो है वो नॉर्मल सॉफ्ट वाटर नहीं है, हार्ड वाटर है। और हार्ड वाटर में मैं कहूंगा हार्डनेस कौन से टाइप की है? तो आप कहोगे सर टेम्पररी नहीं है। अगर टेम्पररी होती तो यहाँ पर कार्बोनेट्स मौजूद होते, यहाँ क्या मौजूद है? यहाँ पर जो है आपको सल्फेट्स नजर आ रहे हैं, तो आप इस बात से आसानी से समझ जाओगे कि ये परमानेंट हार्डनेस की बात हो रही है। अच्छा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैं आपको याद करवा चुका हूँ, ये एक्वस कंडीशन में हमने लिया Na2CO3। देखो होगा क्या, बहुत आसान सा काम होगा, आसान लफ्जों में याद रखना। ये Na2SO4 से रिएक्ट कर लेगा, ये कार्बोनेट मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऐसे समझ लो ये दो मार्कर ऐसे रखे हुए, ठीक है, और ये दो मार्कर ऐसे रखे हुए, ठीक है। ये ग्रीन वाले मार्कर ने रेड वाले मार्कर से के साथ आ गया, और ये ब्लैक वाला मार्कर ब्लू वाले मार्कर के साथ आ गया। इतना आसान केमिकल रिएक्शन है, आसानी से याद हो सकता है। देखो मैग्नीशियम सल्फेट आपको याद है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट कहूं या फिर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड कहूं, वो आपको याद हो गया। मैं कह रहा हूँ वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करना है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला भी आपको याद हो गया। अब बस आपने याद रखना है कि कौन किसके साथ जो है वो रिएक्शन करता है। तो आसान लफ्जों में मैं कह रहा हूँ मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, प्लस उसके अलावा क्या बनेगा? सल्फेट्स Na2 से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा Na2SO4, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया हमारा। इसका मतलब है कि जो परमानेंट हार्डनेस पानी में मौजूद थी वो रिमूव हो चुकी। बात समझ में आ गई? तो आसान तरीका था बिल्कुल इसको समझने का। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई।